गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों गुरुकुल पॉइंट में मैं लेके आया हूं हिंदी साहित्य का अंतिम भाग लेके आया हूं, जो हिंदी साहित्य के लेखक और उनकी रचनाओं का बहुत बेहतरीन संग्रह करके लाया हूं। यह वीडियो विस्तृत अध्ययन है। शॉर्टकट में अगर आपको पढ़ना है तो शॉर्टकट वाला लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के कवियों को याद करने का बहुत जबरदस्त फार्मूला मैंने वहां पे दिया है। एक एक लाइन का ट्रिक है, सारे कवि और उनकी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज और बता दें कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे दोस्तों इसलिए लिखा है कि लिखने में बड़ा टाइम लग रहा है और मेरे पास संसाधन कम है। जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, संसाधन हो जाएंगे, मेरे मोबाइल की कैपेसिटी हो जाएगी ज्यादा टाइम वीडियो बनाने का, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लिख के समझाऊं। इसलिए मुझे पहले लिखना पड़ा है, उसके लिए मुझे बहुत खेद है दोस्तों। तो आइए आप शुरू करें। और शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत बेहतरीन संग्रह गुरुकुल पॉइंट में लेकर दीपक सर ने लाया है, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, तभी लाइक करिएगा, तब कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिखा हूं हिंदी साहित्य के लेखक एवं उनकी रचनाएं, और इधर मैं लेखकों का नाम लिखा हूं और उसके बाद यहाँ पे उनकी रचनाएं लिखा हूं और एक एक बॉक्स बनाया हूं। ठीक है, आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के विषय में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चीज मैं ऐसे अंडरलाइन करूंगा और समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पे भी लिख के अंडरलाइन कर दूं वो समझिएगा, वो तो मस्ट एकदम बिल्कुल उसको मिस नहीं करना है। मैंने ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखा है दोस्तों कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे परीक्षा के समय, बस एक नजर इसको देख लेंगे जूम करके, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद, कामायनी बहुत फेमस इनकी रचना, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक और आकाशदीप। ठीक है, और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा कि तितली और कंकाल ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से बार बार प्रश्न हिंदी साहित्य में पूछा गया है कि तितली किनकी रचना है। दे देगा 4 राइटरों का नाम, पहचानिए कि निम्न 4 विकल्पों में से तितली के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपको पहचानना रहेगा कि जयशंकर प्रसाद हैं, अथवा ऐसे दे दिया कि तितली के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी की निम्न 4 विकल्पों में से कौन सी रचना है, तो एक मान लीजिए दे दिया तितली या कंकाल, बाकी 3 कोई और दे दिया, तो ये चीज आपको पहचानना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त, आंसू भी बार बार पूछा गया है, आंधी, लहर, आजाद शत्रु और जन्मेजय नाग यज्ञ। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। दूसरा नंबर आइए, सुमित्रानंद पंत। दोस्तों यहां से एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुमित्रानंद पंत जी जो हैं यह प्रथम हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं। एक चीज और दोस्तों यहां से मिस्टेक मत होइएगा, सुमित्रा लिखा है तो फीमेल होंगे, लेडीज होंगे, लेडीज कवि नहीं है, पुरुष कवि है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे महादेवी वर्मा को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए सुमित्रानंद पंत का ये 3 जो है बार बार पूछा गया है। गुंजन, चिदंबरा के बारे में तो पूछिए मत, कई बार हर एग्जाम में पूछ चुका है। 1968 में चिदंबरा के लिए इनको हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन हैं, तो कौन है, सुमित्रानंद पंत हैं। इसके बाद 2 रचनाएं की और है, उत्तरा और स्वर्णधुली। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए जो निराला है इनका टाइटल है। अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दे कि निम्न 4 विकल्पों में से कुकुरमुत्ता किनकी रचना है, और मान लीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं दिया है,
केवल निराला दिया है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां देखते हैं, अनामिका यहां से बार बार पूछा गया, इनका रचना है। परिमल पूछा जाता है, गीतिका भी इनकी रचना है। अपरा और तुलसीदास वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया, इनकी रचनाओं में से, पूछे गए रचनाओं में से सॉरी एक है। और अरिमा भी इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जो है इनकी रचनाएं हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि नए नए पत्ते भी पूछता है। निरूपमा, प्रभावती और चतुरी चमार, यहां से भी प्रश्न पूछता है। एक चीज और, कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि कौन सा ऐसा कवि है जो प्रयोगवादी और प्रकृतवादी युग दोनों में रचनाएं किया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा जो है इनको आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए, महादेवी वर्मा ने संध्या गीत लिखा है, बहुत फेमस। दीप शिखा, बहुत फेमस। और यामा के लिए तो पूछिए ही मत, यामा को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि यामा के लिए इनको 1982 ईस्वी में हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहां से प्रश्न पूछ दे कब प्राप्त हुआ था? 1982 ईस्वी को हुआ था। या पूछ दे आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। और अगर पूछ दे कि हिंदी साहित्य में प्रथम महिला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, तो महादेवी वर्मा है। एक चीज और दोस्तों, अतीत के चलचित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से पूछा जाता है। और स्मृति की रेखाएं, ये भी इनकी रचना है। अबला और सबला और पथ के साथी इनकी रचनाओं में से एक रचनाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लीजिए कि इनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, उपन्यास सम्राट। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप में से किसी ने मुंशी प्रेमचंद का एक भी उपन्यास अगर पढ़ लिया होगा तो दिल को यानी हार्ट को टच कर गया होगा। एकदम जमीनी स्तर से लिखते थे, ग्रामीण क्षेत्र से लिखते थे, और वो दर्द होता था। और इनकी भाषा इतनी सरल और मार्मिक होती थी कि अगर एक उपन्यास आप केवल गोदान पढ़ लीजिए तो आंखों से आंसू निकल आएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए गोदान, इनका तो मैं ट्रिक क्या करूं, इनकी सारी रचनाएं जो है फेमस हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल, गबन, मंगलसूत्र और नमक का दरोगा बहुत फेमस है। इंटरमीडिएट के हिंदी के किताब में यह चैप्टर था, और जब सर ने मुझे पढ़ाया था तो वाकई में लगा था कि हाँ, ईमानदारी क्या होता है। नमक का दरोगा, एक पुत्र और पिता की कहानी होती है, बहुत ही शानदार है। सप्त सुमन, सप्त रोज और बड़े घर की बेटी, इस पे तो पूरा मूवी बन चुका है मेरे दोस्तों। और कफन इनकी लास्ट की रचना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में। महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भी रचनाएं हैं वो बहुत ही फेमस हुई हैं, क्योंकि इन्होंने प्राचीन समय के लेखकों के विषय में बहुत बढ़िया जानकारी उपलब्ध कराया है। कालिदास की निरंकुशता, ये बार बार पूछा जाता है, कालिदास एवं उनकी रचना। और एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे कालिदास की दो रचनाएं हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रघुवंश और कुमार संभव रचना किया है महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जब ये पूछेगा तो या तो कालिदास का नाम नहीं देगा, या तो कालिदास का नाम नहीं देगा, तो कालिदास का नाम देगा तो इनका नाम नहीं देगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं जाना है। कबीरदास, कबीरदास जी के विषय में जान लीजिए। वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है इनको। ठीक है, पूछ दे प्रश्न कि वाणी का डिटेक्टर किस कवि को कहा जाता है? कबीरदास जी को कहा जाता है। आपसे पूछ दे कि पंचमेल खिचड़ी वाले कवि कौन से हैं? तो कबीरदास जी हैं। ठीक है,
पंचमेल खिचड़ी मतलब समझते हैं? कबीरदास जी ऐसे कवि थे कि उनका कोई ग्रामर पोजीशन नहीं होता था, जिस भाषा में चाहते थे बोल देते थे, उनकी रचना हो जाती थी। तो पंचमेल खिचड़ी बना देते थे। हाँ, अगर यह और पूछ दे कि साधुकड़ी भाषा कौन से कवि प्रयोग करते थे, साधु वाला भाषा, तो कबीरदास जी करते थे। कबीरदास की एक ही रचना है जिसको हम कहते हैं बीजक। क्या कहते हैं? बीजक। और इसी बीजक में 3 है, साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, अलग अलग भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं बता दिया हूं, लिख दिया हूं कि बीजक ही पूछता है। कबीरदास की रचना का नाम है बीजक, और उसी बीजक में 3 मिल के बने हैं, साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के विषय में जान लीजिए कि साकेत इनकी रचना, यशोधरा और प्रदक्षिणा और जयद्रथ वध भी है। तिलोत्तमा कभी कभी पूछ देता है। नहसु विष्णु प्रिया और भारत भारती और पंचवटी पूछता है। ठीक है, ये किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। एक चीज याद रखिएगा, यहां से प्रश्न उलझा देता है। यहां इनकी रचना है मुद्रा राक्षस, लेकिन अगर दे दे कि मुद्रा राक्षस किनकी रचना है और ऑप्शन में दे दे विशाखा दत्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं, तो 3 विकल्पों में से इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि विशाखा दत्त ने भी मुद्रा राक्षस लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। तो अगर ऑप्शन में एक न दे, यानी कि अगर मान लीजिए विशाखा दत्त का न दे और इनका दे, तो टिक कर दीजिए। अगर विशाखा दत्त दिया है, इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम नहीं दिया है, किनका नाम दिया है? विशाखा दत्त का, तो उन पे टिक कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि विशाखा दत्त ने भी मुद्रा राक्षस लिखा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है। तो आप अपने प्रेजेंट माइंड का यूज करिएगा कि एक रचना के 2 रचनाकार हैं, यानी अलग अलग ही लिखे, लेकिन नाम रचना का एक ही दिए हैं, मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहां से कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। मुद्रा राक्षस के बाद ये पूछता है, भारत जननी भी पूछता है, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। ये देखिए, ये बहुत फेमस इनकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंधेर नगरी तो इनका बहुत ही बचपन में आप पढ़े होंगे, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ठीक है, गुरु और चेला की कहानी होता है, दोनों किसी गांव में रहते हैं, पता चलता है कि अंधेर नगरी में तो सारे सामान जो है कि टके भाव में मिलते हैं। तो गुरु और चेला जो है खाने में बड़े एक्टिव रहते हैं, कहते हैं चलो वहीं खाया जाए। चले जाते हैं, खाते हैं खूब बढ़िया से, सारे सामान टका सेर में मिलता है, घी भी, दही भी, दूध भी, सब सामान सोना चांदी टका सेर में मिलता है। उसके बाद उस राज्य में चोरी होता है, तो राजा के सामने लोग जाते हैं। राजा बहुत बड़ा मूर्ख होता है, कहता है जाओ राज्य में पता करो सबसे मोटा तगड़ा आदमी कौन है, और जो सबसे मोटा तगड़ा आदमी होगा वही चोरी किया होगा, उसी को पकड़ के ले आओ। अब गुरु और शिष्य दोनों पकड़ा के राजा के पास गए, चौपट राजा के पास। राजा ने कहा कि भाई इसको सजा फांसी पे लटका दिया जाए, और गुरु चेला ने मंत्रणा कर लिया कि फांसी पे सबसे पहले मैं चढ़ूंगा। और शिष्य कहता था मैं चढ़ूंगा, चेला कहता था नहीं पहले मैं चढ़ूंगा, गुरु कहता था नहीं पहले मैं चढ़ूंगा। राजा जो चौपट था वो कंफ्यूज हो गया, पूछा बताओ तुम दोनों क्यों चढ़ना चाहते हो पहले फांसी पे? तो शिष्य ने कहा कि महाराज अगर मैं सबसे पहले फांसी पर चढ़ूंगा तो स्वर्ग लोक में मैं जाऊंगा और ये नर्क लोक में जाएंगे, और जो भी फांसी पे पहले चढ़ेगा वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। राजा ने कहा चल इधर अब सबसे पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा क्योंकि मुझे स्वर्ग लोक में जाना है। तो राजा फांसी पे चढ़ जाता है और प्रजा को मुक्ति मिल जाती है ऐसे राजा से, और बाद में उसी जो गुरु होता है उसको प्रजा अपना राजा बना लेती है। बड़ा अच्छा कहानी है, कहानी कह रहे हैं, नाटक है अंधेर नगरी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जयदेव इनकी रचना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुलोचना, लीलावती, प्रेम माधुरी यहां से पूछता है, और कश्मीर कुसुम। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, देखिए इनको भी हिंदी साहित्य का 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? यहां देखिए उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है, कुरुक्षेत्र यहां से पूछा जाता है,
रश्मि रति, हारे को हरिराम, सीफी और शंख, नीम के पत्ते कभी कभी पूछ देता है, और हुंकार तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे बड़ा योगदान हिंदी साहित्य में रहा है, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो यहां देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ दे, जायसी ग्रंथावली पूछ दे, काव्य में रहस्यवाद पूछ दे, या काव्य में अभिव्यंजनावाद पूछ दे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने शराब पीने पे बहुत अच्छा कविता लिखा है। ठीक है, यहां देखिए मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं भी बहुत फेमस है, और ये मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश, ये भी रचनाएं बहुत इनकी फेमस रचनाओं में से एक हैं। और यहां देखिए, यहां पे कहा ना कि मंदिर मस्जिद बैर कराए प्रेम कराए मधुशाला, मंदिर मस्जिद हमेशा बैर कराता है, और मधुशाला मतलब जहां पे लोग पीने जाते हैं शराब, वहां पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में बैठ के चेस करते हैं। तो बड़ी अच्छी कविता इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का आपका देखिए राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका, एक चीज याद रखिएगा, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। ठीक है, और जयदेव किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है जयदेव, और गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेव ने, और गीत गोविंद पर टीका लिखा था किसने, मीराबाई ने। ठीक है, और नरसिंह जी का मायरा, ये भी इनकी रचनाओं में से एक है। ये कृष्ण की प्रेमिका थी बिहारी, बिहारी जी ने एक ही रचना लिखा है सत सही, 700 छंदों का समाहार जिसको कहा जाता है सत सही, एक ही लिखे और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और रविंद्रनाथ ठाकुर कहीं कहीं टैगोर देता है मेरे बाबू, तो कंफ्यूज नहीं होना है, टैगोर और ठाकुर, ये टैगोर इनका टाइटल है। गीतांजलि बहुत फेमस इनकी रचना है, इसी के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था गीतांजलि के लिए। गोरा, चित्रा, राज ऋषि और विसर्जन, कभी कभी गोरा पूछ देता है। ठीक है, और विसर्जन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देवकी नंदन खत्री, वाह, आपको भी पता होगा जब आप छोटे रहे होंगे तो एक धारावाहिक आता था दूरदर्शन पे चंद्रकांता, और मुझे अभी तक याद है कि जब चंद्रकांता संडे को आता था तो सारे बच्चे जिनके घर टीवी नहीं हुआ करता था वो सब घर से भाग के उनके घर पहुंच जाते थे जहां पे चंद्रकांता आता था। और मैं भी जब छोटा था तो मैं भी काफी चंद्रकांता को देखने के लिए उत्सुक रहता था। तो चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री और देवकांता, और कभी कभी पूछ देता है चंद्रकांता संतति, तो संतति भी इन्हीं की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र का ये देखिए हठी हमीन बार बार पूछा गया है। ठीक है, और गो संकट। राम कुमार वर्मा, जिनको गियर्सन के भी नाम से जानते हैं, चारुमीता पूछ देता है। ठीक है, एकलव्य और चित्रलेखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं रहीम। रहीम के बारे में जानते हैं ना, अब्दुल रहीम खाने खाना, एक खाने खाना की उपाधि दिया था सम्राट अकबर ने। अब्दुल रहीम जो थे वो बैरम खां के पुत्र थे, और बैरम खान कौन थे, जब अकबर बहुत छोटे थे तो बैरम खां ही सेनापति थे, उन्हीं के देख रेख में अकबर बड़े हुए। बाद में बैरम खां जब मर जाते हैं तो उनकी पत्नी से शादी कर लेते हैं कौन, अकबर, लेकिन वो पुत्र पहले ही पैदा रहता है किनके द्वारा, बैरम खां से। तो वो बैरम खां जोधाबाई के संपर्क में आते हैं, और जोधाबाई चूंकि एक हिंदू महिला थी और एक राजपूताना समाज से थी, और वो शादी हुआ जरूर अकबर से, लेकिन अकबर के महल में रहते हुए उन्होंने हिंदू संस्कृति को, सभ्यता को, हिंदू पूजा पाठ को उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि उसी अकबर के महल में ही उन्होंने कृष्ण का मंदिर बनवाया। और जोधाबाई के संपर्क में रहते रहते रहीम जो थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, वो काफी प्रभावित हुए जोधाबाई से, और इन्होंने कृष्ण भक्ति का वो अद्भुत संग्रह किया रहीम रत्नावली में कि आगे चल के बहुत फेमस हुए अब्दुल रहीम खाने खाना। रसखान, रसखान ने प्रेम वाटिका, ये बहुत फेमस इनकी रचनाएं हैं, गीत काव्य। और मलिक मोहम्मद जायसी का तो पद्मावत बार बार पूछा है, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5, 7, 8 और कवि हैं जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आपका फंसने या फिर दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं होगी। लीजिए,
ये कुछ राइटर बचे हुए थे, मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास, और ठेठ हिंदी का ठाठ कभी कभी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। रुक्मिणी परिणय, यानी कृष्ण और रुक्मिणी के शादी का विवाह का वर्णन है। फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, मैला आंचल, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। परिति परिकथा, ये भी पूछा जाता है। तीसरी कसम और ठुमरी। और बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ यानी वंदे मातरम, वंदे मातरम गाना सुने हैं ना, तो वो वंदे मातरम गाना जो है आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचनाकार कौन से हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला, ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुर्गेश नंदिनी और चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में लिखा हुआ रचना है इनका, ठीक है। वृंदालाल वर्मा, इनकी तो सबसे फेमस रचना है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी जब भी पूछ दे तो वृंदालाल वर्मा का और मृगनयनी भी इनसे बार बार पूछा जाता है। आगे धर्मवीर भारती का, बाबू ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अंधा युग और गुनाहों का देवता, ये दो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और एक सपना इनकी रचना है। सपना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लेंगे। नागार्जुन, रतिनाथ की चाची और बाबा बटेश्वर नाथ, उग्र तारा और पालकी इनकी रचनाओं में से फेमस रचना रतिनाथ की चाची और बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है। जटमल ने गोरा बादल लिखा है। जटमल ने क्या लिखा है? गोरा बादल। और इंशा अल्लाह खान, ये बार बार पूछा हुआ है, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खान ने लिखा था। लल्लू लाल का ये प्रेम सागर तो बहुत बार पूछा गया है। और माधव विलास इनकी रचना है। सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान और सम्राट हर्षवर्धन इनकी फेमस रचनाओं में से एक है। राम वृक्ष बेनपुरी, अम्रपाली, आम्रपाली मत समझिएगा, अम्रपाली। और गेहूं और गुलाब तो बहुत फेमस है, पूछा जाता है गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनपुरी जी का है। तो दोस्तों मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक अगर आपने गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और भी लोगों से करा दें। इसके लिए गुरुकुल पॉइंट आपका सदा आभारी रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।